हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल जिन्होंने मेरा वीडियो ITR2 न्यू फॉर्म्स लाइक किया और उसके अंतर्गत मेरे पास क्वेरीज आई है कि आप हमें 112A टूल्स के बारे में बताइए ITR2 फॉर्म्स के अंदर। तो लेट्स बिगिन और जानते हैं 112A टूल्स के बारे में। अगर मैं ये मैंने ITR2 फॉर्म्स ओपन कर लिया है, ये इसका होम पेज है, जिसके अंदर अगर मैं 112A पे क्लिक करूं तो ये आपके पास पेज खुल जाता है एक्सेल के अंदर। अगर हम इसकी बात करें इसके अंदर, सपोज मैं अभी इसे ब्लैंक कर देता हूँ, इससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। डेमो डाटा के साथ ये ब्लैंक हो गया। अभी हमारे पास 112A टूल। अब इसके अंदर अगर हम देखें शेड्यूल 112 है, इसमें कहते हैं फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112A। अगर हम इसके अंदर हेडिंग देखें, इसके अंदर सीरियल नंबर 9, सीरियल नंबर, ISIN कोड, नेम ऑफ द शेयर्स यूनिट, नंबर ऑफ शेयर्स यूनिट, सेल्स प्राइस पर शेयर यूनिट्स, ये आपके कॉलम्स बने हुए हैं। और इसके अंदर आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन हायर ऑफ 8 और 9, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसके कॉलम नंबर 8 है। अगर हम बात करें कॉलम नंबर 9 की, इसे मेंशन करता है इफ़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018 लोअर ऑफ 6 एंड 11। अब 6 एंड 11 क्या आ गया यहाँ पे, कॉलम नंबर 6 एंड 11। अगर कॉलम नंबर 11 में भी जाए तो यहाँ पे भी एक कंडीशन दी हुई है, टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट एज पर सेक्शन 55 टू AC 4 इंटू 10, यानी कॉलम नंबर 4 इंटू कॉलम नंबर 10। तो इसके अंदर ये सब जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं सारे कॉलम्स, तो इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है इसके अंदर, क्या प्रोविज़न है जिसके इसके अंतर्गत इसकी कैलकुलेशन की जा रही है। तो आइए पहले इसके लिए हमें 112A का बेसिक जानना पड़ेगा कि जो ये फॉर्मेट जो बनाया हुआ है ITR2 फॉर्म्स का, किस बेसिस पे बनाया गया है। तो इसके लिए हमें इसका प्रोविज़न जानना पड़ेगा। वैसे तो 112A के अंदर काफ़ी कुछ जानने के लिए, लेकिन अभी मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो खाली ITR2 फॉर्म्स के पर्पज से समझा रहा हूँ। जो ITR टूल के अंदर ये टूल 112A है, उसे समझाने की कोशिश करूँ ताकि मैं आपको जो एक्सेल के अंदर फील्ड्स हैं वो आपको समझ में आ जाए कि क्यों ये कन्फ्यूज़न हो रही है और क्यों आपस में इंटरलिंक्ड है ये। तो इसके जानने के लिए हमें इसके बेसिस को जानना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं 112A का बेसिस। अगर हम इसके अंदर देखें, इसमें टर्मिनोलॉजी आ रही है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, और यहाँ पे आ रहा है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद आता है इसमें ये कंडीशन यहाँ पे आती है, इफ़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018 लोअर ऑफ 6 एंड 11। जब हम 6 एंड 11 की बात करते हैं फिर वो इंटरलिंक्ड हो जाता है, इसके अंदर 11 आता है 4 इंटू 10 कॉलम्स का। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम सेक्शन 112 की। जो इसके अंदर से मैं एक एक्सट्रैक्ट लेकर आया हूँ 112 में, जो इस टूल से रिलेटेड है, पहले से समझ लेते हैं। इसे बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग ऑफ द कैपिटल गेन्स। ये कहता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 112 वर इंसर्टेड with effect from 1st April 2018. With the insertion of this section, a corresponding clause was also inserted in section 55, clause AC of subsection 2 of section 55 provides for the determination of cost of acquisition of an assets referred to in section 112A। तो इसके अंदर जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। तो ये मेन निकल के आया है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन, ये कैसे डिफाइन होगी, ये कैसे डिफाइन होगी? इसे डिफाइन करने के लिए इन्होंने आगे रेफर किया गया, accordingly where a capital asset referred in section 112A is acquired before 1st February 2018, एक कंडीशन निकल के आई कि जो एक्वायर्ड की है हमने ये 1 फरवरी 2018 से पहले की है, उससे पहले एक्वायर्ड की जानी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट शैल बी द हायर ऑफ। अब इसके अंदर ट्विस्ट निकल के आता है, इसमें बोलते हैं एक तो जो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट्स के अंदर आपके मीन्स आई है इसके अंदर शेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर जो अभी है पहले 1 फरवरी 2018 से पहले एक्वायर्ड होने चाहिए सारे के सारे, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट शैल बी हायर, हायर किसका, एक तो है कंडीशन फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और लोअर ऑफ, इन दोनों में से जो कम है, लोअर है। तो यहीं पे जो ट्विस्ट आता है, यही इसी केस के अंदर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशंस या दो कंडीशन कह लो या वो आपस के अंदर मर्ज हो रही हैं। पहले हायर की बात कर रहे हैं, हायर के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर इसी के अंदर विद इन आ रहा है इसका लोअर। तो इससे ट्विस्ट निकल कर आया, एक तो आपको हमें जानना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे शेयर्स की क्या थी, कैपिटल एसेट्स की, उसके बाद इन दोनों में से लोअर कौन सा था। एक तो है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 31 जनवरी 2018, जो 31 जनवरी 2018 को हमारी फेयर वैल्यू क्या थी, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव और रिसीवेबल एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर, और हमारा फुल कंसिडरेशन वैल्यू क्या है। ये थ्योरेटिकल को हम एक प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं, जो इजी रहेगा इसे समझने के लिए। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे XYZ कंपनी के, XYZ कंपनी के हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, ठीक है, जिसकी अभी करंट में मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू ₹8 पर यूनिट है। अगर हम इसे आज की डेट में सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 8 लाख रुपीस। तो ये आपकी वैल्यू आ गई फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर। ये कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब जो इस केस के अंदर है, मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ मार्क। ये कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 31 जनवरी 2018 क्या थी। सपोज जो इस शेयर की वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर जो 1 लाख शेयर थे, उनकी वैल्यू 31 जनवरी 2018 को सपोज ₹3 पर यूनिट थी, पर यूनिट या पर शेयर कह लीजिए आप, यानी इसका अमाउंट आ गया 3 लाख रुपीस। तो अगर अभी हम इन दोनों की लोअर ऑफ इन दोनों की बात करें, तो इन दोनों में लोअर कौन सा हो गया, इन दोनों में लोअर कौन सा हो गया 3 लाख रुपीस। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट्स की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट्स की,
ये हम मान के चलते हैं कि जिस समय हमने शेयर लिया था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेट थी 1 लाख रुपीस। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए इन्होंने क्या बोला कि हायर ऑफ, यानी इन दोनों में से जो हायर होगा, 3 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस में जो हायर होगा उसे कंसीडर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो यानी इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी हमारी फाइनल 3 लाख रुपीस, क्योंकि 3 लाख इज ग्रेटर देन 1 लाख। चलो ऐसे ऐसे जानने की कोशिश करते हैं हम IITR फॉर्म 2 के टूल्स वंडरवर्ल्ड 12A के अंदर जो भी हमने एग्जांपल लिया। सपोज जो भी हमने कंसिडर किया है, नेम ऑफ द शेयर यूनिट क्या हो गया, XYZ कंपनी। नंबर ऑफ शेयर्स यूनिट कितने हो गए, 1 लाख। सेल प्राइस पर शेयर यूनिट कितना हो गया इसका, जो भी हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं उसका था 8 रुपीज़ पर यूनिट। यही टोटल सेल्स वैल्यू हो गई उसकी 8 लाख रुपीज़। 4 इंटू 5, कॉलम नंबर 4 इंटू 5, कॉलम नंबर 4 को मल्टीप्लाई किया कॉलम नंबर 5 से, तो ये आ गया 8 लाख रुपीज़। तो ये हमारा जो कंडीशंस थी ये आ गया इसके अंदर हमारा पोर्शन। फुल कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र यानी 8 लाख रुपीज़, ये इसके अंदर कंसिडर हो गया। ये आपका अमाउंट आ गया इसके अंदर 8 लाख रुपीज़, यानी इसे हम बोलेंगे 8 लाख रुपीज़ को बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफ़र। तो ये इसका मेंशन आ गया यहाँ पे 8 लाख रुपीज़। अगर नेक्स्ट कॉलम देखें 7th में, इसमें लगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब हायर ऑफ 8 और 9। अभी इसके अंदर आप डाटा फीड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये लिंक्ड है कॉलम नंबर 8 और 9 से रिलेटेड है। जब आप कॉलम नंबर 8 और 9 में आप फिगर फीड करेंगे तो उसके बाद इसका आउटपुट इसमें आंसर आएगा। अगर मैं कुछ फीड करना चाहूँगा तो ये आपको मना कर देगा क्योंकि दूसरे रिलेटिव टू अदर सेल्स ये लिंक्ड है इसके अंदर। तो इसके लिए हमें डाटा फीड करना पड़ेगा कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 9 में फीड करना पड़ेगा। अगर हम कॉलम नंबर 8 को देखें, इसके अंदर आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हमारा एग्जांपल देखें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी आ रही है इसके अंदर जो हमने कंसीडर की थी 1 लाख रुपीज़। तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल लेंगे जिस समय हमने शेयर्स लिए थे काफ़ी सालों पहले। काफ़ी सालों पहले का मतलब हो गया इफ़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018, यानी हमने शेयर लिए थे जिसमें 1 फरवरी 2018 से पहले लिए थे, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ मैंने फीड कर दिया इसके अंदर। अब बात आती है कॉलम नंबर 9 की। जब मैं कॉलम नंबर 9 पे जाता हूँ, कॉलम नंबर 9 कहता है इफ़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 01 फरवरी 2018 लोअर ऑफ 6 एंड 11। अब ये जो लोअर ऑफ 6 एंड 11 है ये सेम इसी कंडीशन को बता रहा है कि इन दोनों में से कौन सा लोअर है। इसी को डिफाइन करके उसी को कॉलमनर रूप में एक्सेल के अंदर प्रेजेंट किया गया है। अब हम इसमें लोअर ऑफ क्या आ गया, देखो अगर आप देखेंगे इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018 लोअर ऑफ 6 एंड 11। अगर मैं 6 कॉलम नंबर की डेफिनेशन देखूं, ये भी हमने यहाँ पे डाला था कॉलम नंबर 6, ये हो गया टोटल सेल्स वैल्यू, यानी जो भी हम करंट सेल्स कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर्स को, जो उसकी वैल्यू है वो है टोटल सेल्स वैल्यू। अगर मैं इसके डेफिनेशन के अंदर देखूं तो ये आ गया फुल कंसिडरेशन ऑफ रिसीव्ड और रिसीवेबल एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। और सेकंड आ गया फेयर, तो ये यहाँ पे तो कॉलम नंबर 6 डिफाइन हो गया हमारा, 6 एंड 11 में 6 डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर देखें तो दूसरा कॉलम नंबर आता है 11 कह रहा टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल, और ये इंटरलिंक्ड है नंबर 4 और 10 से। इसमें 10 के अंदर ये आता है
फेयर मार्केट वैल्यू शेयर यूनिट एज ऑन 31 जनवरी 2018। अगर हम डेफिनेशन में देखें तो यहाँ पर गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 31 जनवरी 2018। अगर हम अपना एग्जांपल लें तो इसके अंदर हमने मेंशन किया था ₹3 पर यूनिट, जिसकी वैल्यू आ रही थी 3 लाख रुपीज़। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर मैं देखूँ इसमें फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹3 डाल दिया इसके अंदर, तो मैं इसे एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला फीड है इसके अंदर, फॉर्म्स के अंदर देखिए 4 × 10 यानी कॉलम नंबर 4। अगर हम कॉलम नंबर 4 देखें 1 लाख है और कॉलम नंबर 10 देखें 3 है, तो 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 लाख रुपीज़ आ गया। अब आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा फीड हो गए सारे, क्योंकि इसके अंदर देखिए इफ दी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड फॉर लोअर ऑफ 6 and 11। अगर 6 नंबर पे हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 8 लाख रुपीज़, और अगर 11 नंबर पे देखेंगे इसकी वैल्यू आती है 3 लाख रुपीज़, और इसमें कंडीशन थी लोअर ऑफ 8 and 3 में ये 3 लाख रुपीज़ आ गया। तो ये 3 लाख रुपीज़ इन दोनों जो हम बात कर रहे थे इन दोनों कंडीशंस का लोअर आ गया। और दूसरा पोर्शन था इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया आपकी 1 लाख रुपीज़। अब इन दोनों को मर्ज करके जो आप कंडीशन देखेंगे हायर ऑफ, तो हम इन दोनों में से लोअर आ गया आपका 3 लाख रुपीज़, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई वो आ गई 1 लाख रुपीज़। अगर हम इन दोनों में से हायर देखें तो वो आता है 3 लाख रुपीज़। तो देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन हायर ऑफ 8 और 9, ये ऑटोमेटिक 3 लाख रुपीज़ आ गया। ये आ गया आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि जब हम सेक्शन ये 112 ये रूल्स फॉलो करते हैं तो उसमें इंडेक्सेशन का रूल नहीं लगता है, उसके अंदर डायरेक्ट ये आपका 3 लाख रुपीज़ आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर अब मैं नेक्स्ट बात करूँ इसकी कैलकुलेशन कैसे निकल कर रही, अब इसके अंदर आता है एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिव इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर से कनेक्शन कोई भी एक्सपेंस वगैरह किया है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके अंदर मैं भी इसे ब्लैंक छोड़ दूँ, अगर कोई भी वट एवर द अमाउंट अगर 1000 रुपये 2000 रुपये जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसमें वो उसमें अंदर उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इसे कंसिडर नहीं करता हूँ मैं। अगर आप देखेंगे तो टोटल डिडक्शन की वैल्यू कितनी आई, अगर हम देखें टोटल डिडक्शन की वैल्यू आई कॉलम नंबर 7 एंड कॉलम प्लस कॉलम नंबर 12। अब कॉलम नंबर 7 पे क्या आता है, अगर हम देखें कॉलम नंबर 7 पे जब भी हमने फॉर्मूला से किया था आ गया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन 3 लाख रुपीज़। ये कॉलम नंबर 7 हो गया। और कॉलम नंबर 12 पे क्या आ गया, जो हमारे एक्सपेंडिचर थे। एक्सपेंडिचर मैंने डाले नहीं, अगर मैं इसमें डाल दूंगा सपोज मैं 10,000 रुपीज़ डाल देता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिव इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, तो ये आपका आ गया अमाउंट 3,10,000। सो ये तो ठीक है, टोटल डिडक्शन 3,10,000 आ गया। अब ये आ गया बैलेंस कॉलम नंबर 6 माइनस कॉलम नंबर 13। कॉलम नंबर 6 में आपने देखा था जो उसकी टोटल सेल्स वैल्यू आ रही थी 8 लाख, कॉलम नंबर 13 में आ रही है इसकी 3,10,000। तो 8 लाख में से 3,10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,90,000, जो आपको बताता है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्कीम मेंशन करता है। जब हम इसमें कैपिटल गेन के इसके इस पर जाएंगे तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली जो 112 की जो कैटेगरी आती है वो 10% पे आती है, वो ऑटोमेटिकली इसने 4,90,000 यहाँ पर कैलकुलेशन करके ले लिया है। तो इस तरीके से जो हमारा टूल्स 112 है इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। और इसके अंदर जो भी कंपनीज हैं, सपोज जितनी भी कंपनीज हैं उसकी आपको इंडिविजुअल डिटेल देनी पड़ेगी। इसमें आप कंसोलिडेशन करके रिपोर्ट अमाउंट नहीं डाल सकते हैं। इसके अंदर ईच एंड एवरी शेयर्स जो भी आपने ट्रांसफ़र किए हैं, जिस जिस कंपनी के ट्रांसफ़र किए हैं उसकी सारी डिटेल इसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर आपका यहाँ पे कॉलम नंबर 1 2 3 4 आ रहा है, अगर उससे ज़्यादा भी आ रहा है आपके पास तो इसके अंदर आप और रो ऐड कर सकते हैं। सपोज इसमें बोलता है कि 5 रो कर लेते हैं, तो आप देखेंगे और जो रोज़ हैं वो ऐड हो गई हैं। तो इसलिए आपको जितनी भी आपने ट्रांसफ़र किए हैं, जो भी डिटेल हैं, जितने भी ISIN कोड हैं, वो सारी डिटेल करके आपको इंडिविजुअल सारी डाटा फीड करना पड़ेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट फिर आपका कैपिटल गेंस की कैटेगरी के अंदर वो यहाँ पे शो करेगा।
तो ये मैंने आपको समझा दिया टूल्स 112A कैसे काम करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी बता दी कि ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे है। ये ग्रैंडफादरिंग ऑफ द कैपिटल गेन्स है, जो इसका सारा बेसिस है, इसी बेसिस के ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ ये आपको टूल 112 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इसके अंदर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के आप कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।